औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ बाय मैथ्यू आर्नल्ड, द स्टडी ऑफ पोएट्री बाय मैथ्यू आर्नल्ड। वो कहता है कि bounded as is my space, I must yet find room for an example of Chaucer's virtue, as I have given examples to show the virtue of the great classics. वो कहता है कि ग्रेट क्लासिक्स के जिस हमें वर्चूज़ बताए हैं, इसी तरह से मैं चौसर के वर्चूज़ जो है बताने जा रहा हूँ। और बाउंडेड एज इन माई स्पेस, एज इज़ माई स्पेस के लिमिटेड स्पेस मुझे दी गई है, यानी कि काम करने के लिए मैं बहुत डिटेल्ड नहीं कर सकता हूँ। As I've given examples to show the virtues of the great classics, I feel disposed to say that a single line is enough to show the charm of Chaucer's verse, that merely one line like this. वो कहता है एक लाइन से उसका जो वर्च्यू है या उसकी जो ग्रेटनेस है वो मैं एक लाइन से डिफाइन कर सकता हूँ। वो क्या है? O martyr, sounded in virginity. तो ये उसकी लाइन उसने चौसर की कोट की है। Has a virtue of manner and movement such as we shall not find in all the verse of romance poetry. वो कहता है कि ये इसके अंदर वर्च्यू और मैनर इस तरह का है, इसका स्टाइल और उसकी जो उसके अंदर जो कुछ कहा गया है। तो कहता है कि मार्टर कौन होता है? जो कि फाइट करे और उसके बाद जो है वो फतह याब हो, जिसे आप गाजी का नाम भी कह देते हैं। Sounded in virginity. The verse of romance poetry. तो कहता है तमाम रोमांस पोइट्री में ये लाइन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, कोई भी रोमांस पोइट्री इसका मुकाबला नहीं करती है। But this saying is nothing. वो कहता है ये saying भी काफ़ी नहीं है। The virtue is such as we shall not find perhaps in all English poetry. वो कहता है कि virtue ऐसा है कि तमाम English poetry में हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी outside the poets whom I have named as the special inheritors of Chaucer's tradition. वो कहता है जो inheritors थे चौसर के tradition के, उनके अलावा जो है poets के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। A single line, however, is too little if we have not the strain of Chaucer's verse well in our memory. वो कहता है एक लाइन बहुत कम है अगर हमें चौसर का जो उसकी जो स्टाइल है, उसका स्ट्रेन है, उसकी वर्सेस का, वो हमारी मेमोरी में अगर ना हो। Let us take a stanza. वो कहता है एक स्टैंजा मैं कोट करता हूँ। It is from the Prioress. वो Prioress के जो पोर्शन है उसमें से लिया गया है। Take the story of the Christian child murdered in jury. वो कहता है कि ये स्टोरी है एक क्रिश्चियन चाइल्ड की जो कि मर्डर कर दिया गया था ज्यूरी में। My throat is cut unto my neck bone, said this child, and as by way of kind, I should have died, yeah, long time ago. But Jesus Christ, as ye in books find, will that his glory last and be in mind, and for the worship of his mother dear, yet may I sing, O armor, loud and clear. अब इसी चीज़ को वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। वो कहता है कि आगे बताएगा आप इन्हीं लाइन्स को। Wordsworth has modernized this tale, and to feel how delicate and evanescent is the charm of verse, we have only to read Wordsworth's first 3 lines of the stanza after Chaucer's. Chaucer की लाइन्स को कहता है आप एक मरतबा पढ़ ली हैं, आप हम Wordsworth की लाइन्स पढ़ते हैं। My throat is cut unto the bone, I trow, said this young child, and by the law of kind, I should have died, yeah, many hours ago. अब इसमें वो कहता है कि कोई खूबसूरती नहीं है जो कि चौसर की लैंग्वेज में थी। आगे वो ये बात कर रहा है। The charm is departed. उसका जो जादू था, चार्म था, जो उसका एक बहुत इफेक्ट था बहुत अच्छा, वो ख़त्म हो गया, चला गया ऐसे। It is often said that the power of liquidness and fluidity in Chaucer's verse was dependent upon a free and licentious dealing with language, such as is now impossible. वो कहता है अब ये कहा जाता है कि उसकी जो फ्लूइडिटी थी, उसका जो फ्लो था लैंग्वेज का, और लिक्विडनेस यानी कि वो ऑटोमेटिकली फ्लो करती थी, वर्स की जो फ्लूइडिटी थी, उस डिपेंड किस चीज़ पे करती थी? फ्री एंड licentious dealing. Licentious,
लाइसेंशियस का मतलब क्या होता है? जिसको आप जो है वो डिसरिगार्ड करें एक्सेप्टेड कन्वेंशंस को। अगर आप डिसरिगार्ड करते हैं तो वो लाइसेंशियस फीलिंग्स कहलाएंगी। ग्रामर और लिटरेरी स्टाइल को अगर आप डिस्कार्ड करके चलें कोई बात। डीलिंग विद लैंग्वेज सच एज इज नाउ इम्पॉसिबल, वो कहता है कि अब जो है आप ज़ाहिर है ग्रामर के रूल्स आ चुके हैं, आप उनको इम्पॉसिबल है कि आप उस तरह से लिख सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। एंड गेट चॉसर इज नॉट द वन ऑफ द ग्रेट क्लासिक्स, वो कहता है कि नॉट वन ऑफ द ग्रेट क्लासिक्स, वो कहता है चॉसर ग्रेट क्लासिक्स में से एक नहीं है। हिज पोएट्री ट्रांसेंड्स एंड effaces easily and without effort, वो कहता है उसकी पोइट्री जो है ट्रांसेंड करती है। ट्रांसेंड का क्या होता है कि बियॉन्ड द लिमिट्स कोई चीज़ चली जाए, लिमिट्स से बहुत आगे चली जाए कोई चीज़। और फेसिस का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ जो बहुत किसी को आप इनसिग्निफिकेंट शो करें अपने आप को, कि आप बिल्कुल कोई काबिल ज़िक्र बात ना नहीं है, तो एफेसिस। तो अब आगे इस चीज़ को मज़ीद डिफाइन करेगा, ईजीली एंड विदाउट एफर्ट। ऑल द रोमांस पोइट्री ऑफ द कैथलिक क्रिश्चियनडम, वो कहता है कैथलिक क्रिश्चियनडम की जितनी भी रोमांस पोइट्री थी, अब कैथलिक क्रिश्चियन वर्ल्ड, वो तमाम पोइट्री इट ट्रांसेंड्स एंड effaces ऑल इंग्लिश पोइट्री contemporary with it, वो कहता है इस ये पोइट्री जो चौसर की पोइट्री है ये तमाम चीज़ों से बियॉन्ड लिमिट चली जाती है और हर चीज़ को बहुत छोटा और इनसिग्निफिकेंट कर देती है जब चौसर की पोइट्री सामने आती है किसी भी चीज़ के। तो all English poetry and faces all English poetry subsequent to it down to the age of Elizabeth, वो कहता है कि सब्सिक्वेंट जो उसके बाद में फॉलोइंग पोइट्री जो उसके बाद आई है पोइट्री, तो कहता है सारी पोइट्री को वो एलिजाबेथ की एज तक उसको फेस कर देता है या उसको उससे लिमिट से आगे चला जाता है चौसर, और बहुत ज़्यादा जो है इसकी पोइट्री बहुत अच्छी पोइट्री है। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है इसका चल रहा है, इसकी फोर्थ लाइन जो है ये बीच में एक इसने दांते की पोइम का एक रेफरेंस दिया, वो छोड़ दें आप, वो इटालियन में है। उसके बाद उससे नेक्स्ट जो 4 लाइन्स हैं, फोर्थ लाइन पे आप देखेंगे, बट वी आर टू अडॉप्ट अ रियल नॉट अ हिस्टोरिक एस्टिमेट ऑफ पोइट्री, वो कहता है हमने रियल एस्टिमेट हासिल करना है और हमने हिस्टोरिक एस्टिमेट की तरफ नहीं जाना है। हाउएवर वी मे अकाउंट फॉर इट्स एब्सेंस, वो कहता है कि हम इसकी एब्सेंस का बता सकते हैं। एब्सेंस किस चीज़ की? ज़ाहिर है ऑब्वियसली हिस्टोरिक रियल एस्टिमेट की। समथिंग इज़ बिफोर समथिंग इज़ वांटिंग दैन, कुछ चीज़ जो है वो ज़रूरत है उसकी। टू द पोइट्री ऑफ चौसर, चौसर की पोइट्री में किसी चीज़ की ज़रूरत है, विच पोइट्री मस्ट हैव बिफोर इट कैन बी प्लेस्ड इन द ग्लोरियस क्लास ऑफ द बेस्ट। कहते हैं चौसर की पोइट्री में एक चीज़ वांटिंग है, एक चीज़ की ज़रूरत है अगर आप उसको बेस्ट पोइट्री में शामिल करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है? एंड देयर इज़ नो डाउट व्हाट दैट समथिंग इज़, और वो कहता है नो डाउट कि वो क्या चीज़ है, समथिंग वो क्या चीज़ है? इट इज़ द हाई एंड एक्सेलेंट सीरियसनेस, वो कहता है ये हाई और एक्सेलेंट सीरियसनेस है जो उसकी पोइट्री में लैक करती है। विच एरिस्टोटल assigns as one of the grand virtues of poetry, वो कहता है एरिस्टोटल जिसको कहता है कि ये बेस्ट वर्च्यू है पोइट्री का कि उसकी पोइट्री जो है वो सीरियस हो, उसमें हाई सीरियसनेस हो। The substance of Chaucer's poetry, his view of things and his criticism of life, वो कहता है चौसर की पोइट्री का जो सब्जेक्ट मैटर है उसका व्यू थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, एंड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, और लाइफ के बारे में जो उसने क्रिटिसिज्म किया है, हैज़ लार्जनेस, उसकी बहुत वसी है वो, उसके अंदर फ्रीडम है, श्रूडनेस है। श्रूडनेस क्या होता है कि पावर ऑफ जजमेंट जो है आपकी, ग्रेट पावर ऑफ जजमेंट जब होगी तो वो श्रूडनेस कहलाएगी कि आपकी जजमेंट की जो आप जो चीज़ों को जज कर सकते हैं उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो आपके अंदर। बेनिग्नेसी, और बेनिग्नेसी का मतलब क्या है? काइंडनेस एंड टॉलरेंस, जो कि टुवर्ड अदर्स, कि काइंडनेस हो आपके अंदर, टॉलरेंस है तो वो ये उसके अंदर भी मौजूद है। बट इट हैज़ नॉट द हाई सीरियसनेस, मगर इसके अंदर हाई सीरियसनेस मौजूद नहीं है। होमर्स क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हैज़ इट, होमर का जो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, यानी कि होमर की पोइट्री क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री को कह चुका पोइट्री इज इक्वल टू क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, तो कहता है कि होमर की जो पोइट्री है उसके अंदर है दांते हैज़ इट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है दांते, ये इटालियन पोइट था तो उसकी पोइट्री में भी मौजूद है। शेक्सपियर हैज़ इट, इन तीनों की पोइट्री में ये मौजूद है, जबकि चौसर की पोइट्री में हाई सीरियसनेस मौजूद नहीं है। ये मैं शायद पहले भी बता चुका हूँ कि वो फ़नी है, थोड़ी सी ह्यूमरस है।
उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं. To our praise therefore of Chaucer as a poet there must be this limitation. वो कहता है हमारी प्रेज के अंदर चौसर के बारे में जो प्रेज है हमारी एज अ पोइट उसके अंदर ये लिमिटेशन मौजूद है. He lacks the high seriousness of the great classics. वो कहता है ग्रेट क्लासिक्स की हाई सीरियसनेस जो है वो लैक करता है एंड देयर विद एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ देयर वर्च्यू. और ये जो बेस्ट पोइट्री थी उसका एक वर्च्यू जो है इसके अंदर मौजूद नहीं है. Still, the main fact for us to bear in mind about Chaucer is his sterling value across, according to that real estimate which we firmly adopt for all poets. वो कहता है उसके अंदर एक वर्च्यू मौजूद है. स्टर्लिंग क्या होता है? एक्सीलेंट और वैल्यूएबल. कोई चीज़ जो एक्सीलेंट और वैल्यूएबल हो तो कहता है उसकी वैल्यूएबल एक्सीलेंट जो उसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दैट रियल एस्टिमेट विच वी फर्मली अडॉप्ट फॉर आवर पोइट्स. तो कहता है बाकी जो उसकी चीज़ें हैं उसमें हम ये कर सकते हैं कि बाकी जो उसका एस्टिमेट है वो हम देख सकते हैं कि पोइट्स के साथ उसको रिजेंबल हो सकता है वो, यानी कि उसके साथ जो है फर्मली अडॉप्ट फॉर ऑल पोइट्स. बाकी जो उसकी चीज़ें हैं वो पोइट्स जो हैं उसको कॉपी कर सकते हैं, यानी कि बहुत वो इंपॉर्टेंट है. ही हैज़ अ पोएटिक ट्रूथ ऑफ सब्सटेंस. और उसके अंदर सच्चाई है और सब्सटेंस का ट्रूथ है, यानी कि उसकी जो हकीकत है उसके अंदर, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी. Though he has not high poetic seriousness, वो कहता है कि उसकी poetic seriousness उसके अंदर मौजूद नहीं है, पहले भी कह चुका है. And corresponding to this truth of substance, he has an exquisite virtue of style and manner. वो कहता है कि truth of substance की बात जहाँ तक की जाए तो उसका style और manner बहुत कमाल है. With him is born our real poetry. वो कहता है कि इसके साथ हमारी real poetry जो है वो born हुई है. Next paragraph. For my present purpose, I need not dwell on Elizabethan poetry. वो कहता है जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं एलिज़ाबेथन पोइट्री के ऊपर जो है वो ड्वेल करूँ, यानी कि उसके ऊपर मैं अपना फोकस रखूँ, अटेंशन. Or in the continuation and close of this poetry in Milton. और मिल्टन के वक्त वो कहता है कि इसकी कंटिन्यूएशन थी कि मिल्टन ने भी जो है एलिज़ाबेथन पोइट्री को फॉलो करते हुए पैराडाइज लॉस्ट लिखी है या पोइट्री लिखी है, और उसके बाद वो क्लोज हो जाती है क्योंकि फिर रेस्टोरेशन पीरियड आ जाता है मिल्टन के बाद जहाँ पे इस तरह की पोइट्री किसी और ने नहीं लिखी, और रेस्टोरेशन पीरियड बिल्कुल डिफरेंट था. या जो जॉन डन था वो ज़माने लिख रहा था या क्रशॉ वगैरह, तो उनकी पोइट्री जो थी वो दूसरी किस्म की थी जिसे आप कहते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री थी. We all of us profess to be agreed in the estimate of this poetry. We all of us recognize it as great poetry, our greatest. And Shakespeare and Milton are poetical classics. वो कहता है कि शेक्सपियर और मिल्टन को हम अपने पोइटिकल क्लासिक्स कहते हैं, मगर इसको भी हम पोइट्री को जो ऑब्वियसली रिकग्नाइज करते हैं एज ग्रेट पोइट्री. The real estimate here has universal currency. वो कहता है रियल एस्टिमेट जो है उसकी यूनिवर्सल करेंसी है. करेंसी क्या होगी यहाँ पे, उसका करेंसी का क्या मतलब है? The fact or quality of being generally accepted or in use. तो वो कहता है कि ये यूज में है, जनरली एक्सेप्टेड है ये चीज़, ये बात. With the next age of our poetry, divergency and difficulty begin. वो कहता है फिर नेक्स्ट एज जो पोइट्री की आ रही थी उसमें ये डाइवर्जेंसी और जो इसकी जो डिफ़िकल्टी थी वो ज़्यादा होती जा रही थी. एन हिस्टोरिक एस्टिमेट. अब यहाँ पे एन हिस्टोरिक क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि एज की साउंड जो थी वो की साउंड समटाइम्स आती थी, तो उसके साथ ये एन 100 आपको मिल जाएगा लिखा हुआ. तो इसको मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि इसके ज़माने में इसको साउंड में पढ़ते होंगे, एन हिस्टोरिक रादर देन आ हिस्टोरिक. साउंड की बजाय साउंड हो तो एन 100 एन हिस्टोरिक, तो ये हो सकता है कि उस ज़माने प्रोनाउंसिएशन हो तो उसके लिए एन लगाते हैं यहाँ पे. एन हिस्टोरिक एस्टिमेट of that poetry has established itself. और उसकी पोइट्री का जो हिस्टोरिक एस्टिमेट था उसने एस्टैब्लिश कर लिया है काइंड ऑफ कौन सी पोइट्री जो मिल्टन और शेक्सपियर की है. एंड द क्वेश्चन इज वेदर इट विल बी फाउंड टू कोइंसाइड विद द रियल एस्टिमेट. वो कहता है क्या ये रियल एस्टिमेट के साथ जो है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगी ये चीज़ के नहीं करेगी, क्योंकि हिस्टोरिक एस्टिमेट के बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, रियल एस्टिमेट के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. द एज ऑफ ड्राइडन टुगेदर with our whole 18th century which followed it sincerely believed itself to have produced poetical classics of its own. वो कहता है कि ड्राइडन की एज में जो है और उसके साथ ही 18th सेंचुरी जो उसके बाद फॉलो की उसके अंदर वो कहता है कि अपनी पोइट्री उन्होंने खुद जो है वो लिखी, बहुत अच्छी पोइट्री. वो कहता है कि उन्होंने कहा क्लेम किया कि हमने लिखी है. ड्राइडन की जिस तरह है एब्सोलम निकेटोफिल और अलेक्जेंडर पोप जो है उस ज़माने लिख रहा था जिसकी पोइट्री पोएम है द रेप ऑफ द लॉक.
तो बहुत बड़े बड़े पोइट्स उस ज़माने भी प्रोड्यूस जो वर्क उन्होंने प्रोड्यूस किए, एंड इवन टू हैव मेड एडवांस इन पोइट्री बियॉन्ड ऑल इट्स प्रीडिसेसर्स। तो कहता है कि एडवांसेस किए प्रीडिसेसर से, पहले आने वालों से उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी जो है एडवांसेस पेश किए, बहुत अच्छी पोइट्री लिखी। ड्राइडन रिगार्ड्स एज नॉट सीरियसली डिस्प्यूटेबल ओपिनियन, वो कहता है कि ये ड्राइडन जो है, जॉन ड्राइडन, वो कहता है कि रिगार्ड करता है और इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता इस बात पे, इसकी बात पे, दैट द स्वीटनेस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स वाज नेवर अंडरस्टूड और प्रैक्टिस्ड बाय आवर फादर्स। वो कहता है कि जो स्वीटनेस, इंग्लिश वर्ड्स की स्वीटनेस थी, वो हमारे फादर्स ने, या जो वो कहता है कि जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की। यानी कि अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शेक्सपियर और मिल्टन की पोइट्री जो थी वो स्वीटनेस नहीं थी उसके अंदर, या चौसर की पोइट्री में स्वीटनेस नहीं थी। क्या इसका कहने का मतलब ये है? तो ये ड्राइडन ने क्या बात की है, Cowley could see nothing at all in Chaucer's poetry, और कहता है कि Cowley जो था उसने देखा कि उसको लगा कि चौसर की पोइट्री में कुछ भी ऐसा काबिल ज़िक्र नहीं है। Dryden heartily admired and, as we have seen, praised its matter admirably. वो कहता है ड्राइडन ने जो है इसका मैटर जो था, सब्जेक्ट मैटर जो था पोइट्री का, उसको एडमायर किया, प्रेज किया, but of its exquisite manner and movement all he can find is to say is that there is the rude sweetness of a Scotch tune in it. वो कहता है जहाँ तक वो उसकी लैंग्वेज की बात करता है या उसके जो मैनर की बात करता है, जिस तरह से उसने लिखा था, तो कहता है इसमें स्कॉटिश टच मौजूद है, यानी कि इंग्लिश की बजाय स्कॉटलैंड का टच उसकी राइटिंग में मौजूद है, which is natural and pleasing, जो कि नेचुरल है और प्लीजिंग है, though not perfect, मगर परफेक्ट नहीं है, अगरचे परफेक्ट नहीं है मगर नेचुरल प्लीजिंग है। उसके बाद वो कहता है एडिसन विशिंग टू प्रेज चॉसर्स नंबर्स compares them with Dryden's own। वो कहता है, और उसके बाद जो एडिसन आया तो उसने जो है ड्राइडन के साथ जो है कंपैरिजन में चौसर की पोइट्री का कंपैरिजन उसने किया। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। Are Dryden and Pope poetical classics? वो कहता है ड्राइडन और पोप क्या पोइटिकल क्लासिक्स हैं? Is the historic estimate which represents them as such and which has been so long established that it cannot easily give way the real estimate? वो कहता है क्या ये पोइटिकल क्लासिक्स हैं ड्राइडन और पोप जो हैं, अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन। Is the historic estimate which represents them, जो historic estimate उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छे poets हैं जो represent कर रहे हैं historically उनको, as such and which has been so long established, और जो बहुत अरसे से established है कि ये दोनों poets बहुत अच्छे poets हैं, that it cannot easily give way, और ये फिर बहुत जल्दी हार नहीं मानेगा। यानी कि ये estimate है ये इतना पक्का हो चुका है लोगों के माइंड में कि लोग बिल्कुल इस चीज़ को गिव वे नहीं करेंगे, यानी कि इसको जो है हार नहीं मानेंगे इस बारे में। द रियल एस्टिमेट, तो रियल एस्टिमेट कहा जा सकता है इस हिस्टोरिक एस्टिमेट को कि वाकई लोगों ने रियल एस्टिमेट लगाया है इनकी पोइट्री के बारे में। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, एज इज वेल नोन, डिनाइड इट। वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने इन दोनों के वर्चूज़ को डिनाई किया, इन दोनों के जो वर्क था यानी कि इन दोनों का जो काम था उसको डिनाई किया। उन्होंने आर्टिफिशियलिटी की बजाय, टाउन लाइफ की बजाय, मैं इसको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स और बायोग्राफी या लिटरेरी पर जो लेक्चर्स दिए हैं आप वो जाकर सुन लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। तो उन्होंने डिनाई किया, बट द अथॉरिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज डज नॉट वे मच विद द यंगर जनरेशन। वो कहता है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दो बंदों की जो अथॉरिटी है, दो बंदों ने अगर कह दिया तो यंगर जनरेशन जो है पूरी की पूरी उसके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं कि दो बंदे अगर बात कर रहे हैं तो आप पूरे के पूरे चीज़ों पर उसे लागू कर दें। एंड देयर आर मेनी साइंस टू शो दैट द 18th century and its judgments are coming into favor again। वो कहता है कि 18th सेंचुरी और उसके जो फेवर्स थी उसके बारे में, 18th सेंचुरी के बारे में जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स थे कि बहुत अच्छी पोइट्री है, अब वो दोबारा से राइज हो रही हैं, लोग दोबारा से 18th सेंचुरी पोइट्री की तरफ मूव कर रहे हैं। आर द फेवरेट पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी क्लासिक्स। वो कहता है क्या ये पोइट्स जो 18th सेंचुरी के हैं क्लासिक्स हैं। उसके बाद उसने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स दी हैं और आई थिंक कि अब ये आप लोग बोर हो गए होंगे, अब जो पढ़ना चाहे इसको आगे पढ़ ले। इसमें बहरहाल कोई एज सच कोई इतनी बात नहीं की हुई है उसने कि जिसको आप जो है बहुत वो करें, बस वो यही बता रहा है कि आप जो है वो रियल एस्टिमेट किस तरह से कि आप खुद पढ़ के देखें, फिर चीज़ों का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जाएं और उसके बाद चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ जो है आपको वो बेहतर लग रही है और क्यों बेहतर लग रही है हिस्टोरिक एस्टिमेट की बजाय। यानी कि जो लोगों ने कह दिया ज़रूरी नहीं है कि आप उसी मान लें, आपका अपना जो है उसमें नज़रिया होना चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक,
آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کس طرح سے چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور آپ کا اوپینین کسی چیز کے بارے میں کیا ہے. جس طرح سے ایک اوپینین اس نے دیا کہ چوسر کی پوئٹری جو اس میں سیریسنس آپ کو نہیں ملتی ہے, اور اس نے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کہاں سے کیا, ایرسٹاٹل کی بات کا. مگر ایرسٹاٹل نے اگر کوئی بات کر دی تھی تو اس میں میں اپنا کرٹیسزم جو اگر اس کو کرٹیسائز کروں تو میں یہ بات کروں گا کہ اگر ایرسٹاٹل نے کوئی بات کر بھی دی کسی چیز سے ریلیٹڈ, سے فار ایگزامپل, تو کیا اس کی بات 100% پتھر پہ لکیر ہو جائے گی کہ اس کے علاوہ کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. جس طرح ایرسٹاٹل نے ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ ہیرو جو ہے مسٹ بلانگ ٹو ہائر کلاس آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, تو مگر یہ ہے کہ بہت سارے جو جس طرح تھامس ہارڈی جب لکھتا ہے تو جوڈ دی obscure میں جو کہ 1895 میں پبلش ہو رہا ہے, جوڈ جو ہے ہی از اے اسٹون میسن, وہ پتھر تراشنے والا مستری ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ٹیس آف دا ریبلز, ٹیس جو ہے اس کی ہیروئن بلانگس ٹو دا لوور کلاس آف سوسائٹی. وہاں پہ جو ہے عورتوں کو اتنا فوکس نہیں کیا گیا ایرسٹاٹل کے زمانے میں. بعد میں جو ہے آپ کا جس طرح کلیم کیا گیا کہ آئی وانٹ اے ہیرو, ان وکٹورین ایج آپ دیکھتے ہیں کہ ہیروئنز بہت زیادہ پرومیننٹ ہو جاتی ہیں اور ہیروز جو ہیں بالکل انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہے وہ اے پیئر آف بلو آئیز لڑکی کے بارے میں ہے, ٹھامس ہارڈی کا جو ناول ہے. اسی طرح سے ٹیس آف دا ریبلز, ٹیس از اے گرل. جوڈ دی obscure میں بھی سو برائٹ ہیڈ کا کریکٹر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, مگر چلو جوڈ کا کریکٹر بھی امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے ٹھیکرے کا جو ہے وینٹی فیئر, دے سے دیر از نو ہیرو ان دیٹ. اسی طرح سے مڈل مارچ جو ہے جارج ایلیٹ کا, اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پراپر آپ کو کوئی ہیرو نہیں ملتا ہے, ہیروئنز آر امپورٹنٹ. اپارٹ فرام دیٹ جین آسٹن آپ دیکھ لیں, اس میں بھی ہیروئنز جو ہیں ان کی بہت زیادہ امپورٹنس دکھائی گئی ہے, بہت زیادہ پرومیننٹ ہے ان کا کریکٹر. وہ تو خیر ویسے بھی ایک فیمیل رائٹر تھی تو اس کا جو ہے ظاہر آبویسلی bound to be like that. شارلٹ برانٹے, اس کا آپ جین ایئر دیکھ لیں, وہ بھی عورت تھی تو اس نے بھی دیکھا جین ایئر لکھا ہے, تو اس میں بھی ظاہر آبویسلی جو جین ہے اس کا نام سے لکھا گیا اور اس کا کریکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے جو ناولسٹ جو لکھ رہے تھے, جس طرح سے فار ایگزامپل ٹرن آف دا اسکرو بائی ہینری جیمز, تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے کیریکٹرز امپورٹنٹ ہیں ہیرو یا ہیروئن کی بجائے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے ٹرینڈس چینج ہو رہے تھے. تو ایرسٹاٹل کا کانسیپٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100% ہوگا, اس نے اس کے ساتھ جو ہے کمپیریزن اینڈ کنٹراسٹ کیا ہوا ہے. تو اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ آپ اسی ایسٹیمیٹ کو رکھ کے پوئٹری کو جج کریں. ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا کوئی اور ایسٹیمیٹ ہو, کسی کو لینگویج پسند ہو. جس طرح شیکسپیئر کی فلاسفی, کچھ لوگ شیکسپیئر کی فلاسفی کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں, ان کو شیکسپیئر کی فلاسفی یا اس کے آئیڈیاز یا اس کے فولس کی فلاسفی جو ہے پسند ہے, یا کلاؤنس کی. اور مجھے شیکسپیئر کی لینگویج پسند ہے, جو اس کا اسٹائل ہے رائٹنگ کا, یا لینگویج جو اس نے لکھی ہوئی ہے اپنے پلیس کے اندر. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی چوائسیز کیا ہیں, اور ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ ایک پوئٹ جو ہے اگر وہ آپ کو پسند آ رہا ہے, جس طرح ولیم ورڈزورتھ مجھے بالکل خاص کبھی بھی اس کی پوئمز نے بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا, جان ملٹن مجھے پسند تھا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی چوائسیز پہ کہ آپ کس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, آپ کی جو چوائسیز لائکنگس ڈس لائکنگس کیا ہیں. بہرحال آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھ سے اگین پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں. اور میں اگین بتا دوں کہ یہ چینل میں نے جو ہے وہ بنایا ہے لوگوں کی فنڈ ریزنگ کے لیے. تو آپ اس کو اگر سبسکرائب کریں, لوگوں کو بتائیں, تو اس میں جو بھی فنڈز آئیں گے وہ غریب لوگوں کے لیے استعمال ہوں گے. تو بہرحال, اور جو لوگ ٹیوشنز اکیڈمیز یا کوئی ٹیوشن فیس وغیرہ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو دے کین گیٹ دا ہیلپ, یہاں سے وہ پڑھ سکتے ہیں مجھ سے. اور اس کے علاوہ جو ہے کسی نے مجھے یہ بھی کہا ہے اسٹوڈنٹس میں سے بعض نے کہ آپ بتائیے, تو میں ڈسکرپشن میں تو ویسے اب ساتھ ساتھ میں ایڈ کر رہا ہوں. بہرحال میں نے ماسٹر کیا تھا یہاں سے ان 1999-2001 جو ہے میرا سیشن تھا. ایم انگلش کیا تھا فرام اسلامی یونیورسٹی آف بھاگلپور, اینڈ دین آئی وینٹ ٹو انگلینڈ. اور لفبرا یونیورسٹی سے آئی ڈیڈ مائی ایم اے فرام دا ایم اے انگلش لٹریچر, particularly in modern and contemporary writings. And then ever since I came back, I have been teaching in the Department of English in Islamic University of Bhagalpur. I joined as lecturer, اور اب میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. I have been teaching for 17 years now. اور اگر آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو یو فیل فری ٹو آسک. اینڈ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.